नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से। और इसी मुजफ्फरनगर जिले में एक ककरौली नाम का गांव पड़ता है। और इसी गांव में रहने वाले दो सगे भाई, जिनमें बड़े भाई का नाम गौरीशंकर होता है, छोटे भाई का नाम आशु होता है। दोनों भाइयों के पास अपनी 4 एकड़ जमीन होती है। दोनों भाई 4 एकड़ जमीन में काफी मेहनत मजदूरी करके अच्छे खासे पैसे कमा लिया करते थे। गांव के सभी लोग सिर्फ एक ही बात कहा करते थे कि दोनों भाई बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन ना तो गौरीशंकर को इस बात का पता था और ना ही गांव वालों को पता था कि गौरीशंकर के परिवार के साथ आगे चलकर क्या होने वाला है। वक्त गुजरता चला जाता है। गौरीशंकर के परिवार में इसकी पत्नी मीना होती है और गौरीशंकर की 2 जवान बेटियां भी होती हैं, जिनमें बड़ी बेटी का नाम रजनी होता है, छोटी बेटी का नाम काव्या होता है। दोनों ही कक्षा 11 और कक्षा 12 में अपनी पढ़ाई किया करती थी। और इस तरीके से घर अच्छा खासा चल रहा होता है। यहाँ तक बिल्कुल सब कुछ ठीक और नॉर्मल तरीके से चल रहा होता है। आखिरकार एक दिन गौरीशंकर अपने भाई आशु को कहने लगता है कि आशु, तुम तो जानते हो कि मेरी दोनों बेटियां अब जवान हो रही हैं। कल को जाकर उन दोनों की शादियां भी करनी है। उनके लिए अच्छे खासे पैसे जोड़ने शुरू कर देने चाहिए। आशु अब अपने भाई को कहने लगता है कि उन दोनों की शादी तो मैं कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी शादी भी हो जानी चाहिए। दरअसल यहाँ पर आशु की बचपन में एक आंख खराब हो जाती है, जिसके कारण आशु की शादी नहीं हो पाती है। अब आशु अपने भाई गौरीशंकर को कहने लगता है कि चलो, हम खेती किसानी का काम तो करते ही हैं, साथ में एक व्यापार करना शुरू कर देते हैं। हम गांव के अंदर एक दूध की डेयरी खोल लेते हैं। दूध की डेयरी का काम अच्छा चलता है। साथ में हम 10-15 गायें भी खरीद लेते हैं। और इस बात से गौरीशंकर बेहद खुश हो जाता है। अगले ही दिन दोनों भाई बैंक में चले जाते हैं, वहां से 5 लाख रुपए का लोन ले लेते हैं। और लोन यानी कि कर्ज लेने के बाद 2-3 दिनों का वक्त गुजरने के बाद 10-15 गायें खरीद ली जाती है। और इसके बाद एक दूध की डायरी भी खोल ली जाती है। दूध की डेयरी पर ये दूध बेचना शुरू कर देते हैं। ये काम धंधा अच्छा चलने लगता है। दोनों भाइयों के पास अच्छे खासे पैसे आने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ही घर में पैसे आने लगते हैं तो घर के अंदर खुशहाली बनना शुरू हो जाती है। लेकिन एक दिन आंसू अपनी दूध की डेयरी पर दूध बेच रहा होता है, तभी उसका दोस्त कालू उसके पास आ जाता है। और कालू उससे 5 लीटर दूध खरीदता है और दूध खरीदने के बाद उससे बातचीत करना शुरू कर देता है। बातों ही बातों में कालू उसको भड़काना शुरू कर देता है कि तुम्हारा भाई तुम्हारा फायदा उठा रहा है, ना तो वो तुम्हारी शादी होने दे रहा है और साथ में फिर तुम कोल्लू के बैल की तरह उसके लिए काम करते हो। तुम किसके लिए इतना पैसा जोड़ रहे हो, इतना किसके लिए सब काम कर रहे हो। ये बात अब आंसू को भी बुरी लगने लगती है। आंसू अपने दोस्त कालू राम को कहने लगता है कि बात तो तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। अब कालू उसको भड़काता हुआ एक बात और कहता है कि तुम मेरे साथ रहना शुरू कर दो। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो जन्नत की सैर करा दूंगा। और बातों ही बातों में कालू अब आंसू के कान भरते हुए कहने लगता है कि ऐसा करते हैं, आज गांव में एक विधवा महिला है जिसका नाम सुनीता है, उसके घर पर जाते हैं। और इस तरह से आंसू भी तैयार हो जाता है। रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास दोनों शराब के नशे में धुत होकर सुनीता विधवा के घर पर चले जाते हैं। घर पर जाने के बाद दरवाजा खटखटाया जाता है और सुनीता विधवा महिला दरवाजा खोल देती है। अब ये दोनों घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। कालू राम अब सुनीता विधवा को 1000 रुपए देता है और इस तरीके से दोनों सुनीता विधवा के साथ एक अपनी रात गुजार लेते हैं। और इस तरह से आंसू अब खुश रहने लगता है। आंसू अब हर रोज रात के 8 बजे के आसपास इस कालू राम के पास जाता था, शराब पीता था। शराब पीने के बाद दोनों ही ये इस सुनीता विधवा के घर पर चले जाया करते थे। इस तरीके से अब वक्त गुजरना जो शुरू हो जाता है। यहाँ से आंसू के दिन खराब चलने शुरू हो जाते हैं और इस तरीके से वक्त गुजरता चला जाता है। अब आंसू अपने दोस्त कालू राम के साथ बैठकर हर रोज शराब पीने की वजह से एक शराबी बन चुका होता है। अब जैसे आंसू के बड़े भाई गौरीशंकर को इसकी सारी कहानी के बारे में पता चलता है, तो एक दिन इसका भाई गौरीशंकर इसको काफी देर तक समझाता है। लेकिन आंसू एक ऐसा लड़का होता है जो एक कान से अपने बड़े भाई की बातों को सुनता था, दूसरे कान से सारी बातों को बाहर निकाल दिया करता था। थोड़ा और वक्त गुजर जाता है। 19 अगस्त 2025 का दिन आ जाता है। सुबह के 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। गौरीशंकर अपनी पत्नी मीना को कहने लगता है कि तुम्हारी माँ का मेरे पास फोन कॉल आया था, वो काफी बीमार है, चलो उसको आज देखने जाते हैं। और इस तरह से मीना अब अपने पति गौरीशंकर को कहने लगती है कि यहाँ पर आज रजनी की तबीयत काफी खराब है और काव्या स्कूल में चली गई है और इस तरह से रजनी घर पर अकेली रह जाएगी, चलो हम कल चलते हैं। लेकिन वहां पर गौरीशंकर मानने को तैयार नहीं होता है। गौरीशंकर कहने लगता है कि आज ही हम जाएंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। और इस तरह से गौरीशंकर अब अपनी पत्नी मीना को लेकर
मीना के मायके में चला जाता है। लगभग सुबह के 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। रजनी अपने घर पर दवाई लेकर अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और आराम कर रही होती है। अब जैसे दोपहर के 12 बजे के आसपास का वक्त होता है तो अब रजनी का चाचा आंसू खेत से काम करके घर पर लौटता है और घर पर आने के बाद वह देखता है कि घर में आज कोई नहीं होता है। उसकी भतीजी रजनी देवी केवल अकेली होती है और इस तरह से जब आंसू अपनी भतीजी रजनी को अपने घर पर अकेला देखता है तो फिर इसका फायदा उठाने के बारे में सोचना शुरू कर देता है। और इस तरह से अब आंसू उसके कमरे में जाता है और कमरे में दरवाजा बंद कर लेता है। दरवाजा बंद करने के बाद अपनी भतीजी रजनी के साथ वो गलत काम कर लेता है। ये सब काम करने के बाद वो इस घर से बाहर चला जाता है, लेकिन जाते जाते अपनी भतीजी रजनी देवी को कहता है कि अगर तुमने किसी को जरा सी भी बात बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इस तरह से रजनी वहां पर डर जाती है। जैसे ही अब शाम के 7:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो गौरी शंकर अपनी पत्नी मीना को लेकर घर पर वापस आ जाता है। और जैसे वो घर पर पहुंचता है तो देखता है कि रजनी अकेली कमरे में बैठी हुई रो रही होती है। अब गौरी शंकर और गौरी शंकर की पत्नी मीना देवी दोनों ही उसके कमरे में जाते हैं और उससे पूरी बात पूछने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहां पर रजनी रोना शुरू कर देती है और अपनी माँ मीना देवी को रोते हुए अपने पूरी कहानी को बयां करती है। रजनी अपनी माँ मीना देवी को कहती है कि उसके चाचा आंसू ने आज उसके साथ दिन के समय में गलत काम किया है। अब जैसे गौरी शंकर अपनी बेटी की इन बातों को सुनता है तो आग बबूला हो जाता है। और जैसे रात के 9:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो आंसू शराब के नशे में धुत होकर घर पर आ जाता है। और अब गौरी शंकर आंसू पर टूट पड़ता है और आंसू की वहां पर पिटाई करना शुरू कर देता है। गौरी शंकर उसकी वहां पर जमकर पिटाई करता है और पिटाई करने के बाद उसको धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन वहां पर आंसू अपने भाई गौरी शंकर को जाते जाते धमकी देता है और कहने लगता है कि मैं तुमसे अपनी जमीन का आधा हिस्सा भी हासिल करूंगा और साथ में पूरे कारोबार का यानी कि व्यापार का आधा हिस्सा हासिल करके रहूंगा। लेकिन वहां पर गौरी शंकर उसको कहने लगता है कि तुम्हें एक भी फूटी कौड़ी देने वाला नहीं हूं। ये बात अब आंसू को चुभने लगती है और वो शराब के नशे में भी होता है। इसके बाद आंसू वहां से जाता है और अपने दोस्त कालू राम के साथ बैठकर रात के 10:30 बजे तक वहां पर शराब पीता है। और जब दोनों को गहरा नशा हो जाता है तो नशे की हालत में आंसू अपने दोस्त कालू राम को कहने लगता है कि आज मेरे भाई ने मुझे मेरे घर से निकाल दिया है, इस बात का बदला मुझे जरूर लेना है। और जैसे रात के 11:30 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है तो फिर कालू तो वहां से चला जाता है, लेकिन आंसू फिर उस जगह पर जाता है जहां पर 10-15 गायें बंधी होती है और उन गायों के साथ उस घटना को अंजाम दे देता है जो उसको बिल्कुल भी नहीं करनी थी। अब जैसे ही सुबह होती है तो सुबह के समय गौरी शंकर जैसे ही भैंसों के यानी कि गायों के तबेले में पहुंचता है तो देखता है कि सारी गायें मरी हुई पड़ी थी। अब सारी गायों को मृत अवस्था में देखकर गौरी शंकर वहां पर आग बबूला हो जाता है और सोचने लगता है कि उसके भाई आंसू ने गायों को जो है मार दिया है। अब ऐसी बात को सुनकर उसके दिल को गहरा सदमा लगता है। गौरी शंकर अब अपने भाई को ढूंढना तलाशना शुरू कर देता है। इसके बाद गौरी शंकर अपने भाई को पूरे गांव में तलाश करता है, लेकिन उसका भाई आंसू उसको कहीं भी दिखाई नहीं देता है। अगर आज उसको वो मिल जाता तो गौरी शंकर उसको जान से मार सकता था। इस तरीके से 5-6 दिन का वक्त गुजर जाता है। दूसरी तरफ जो बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया गया था, अब बैंक वाले उसके घर पर आना शुरू कर देते हैं और कहने लगते हैं कि जल्दी से बैंक का कर्जा भर दो, नहीं तो फिर तुम्हारे घर को और तुम्हारे खेत को नीलाम कर दिया जाएगा। इस बात से भी गौरी शंकर के दिल को गहरा सदमा लगा था। अब यहाँ पर गौरी शंकर काफी डिप्रेशन में रहने लगता है, काफी तनाव में रहना शुरू कर देता है। वह सोचने लगता है कि उसके परिवार का क्या होगा, उसकी 2 जवान बेटियां हैं, घर में पत्नी भी है, अब उनका क्या होगा। इस तरह से परेशान होकर अब गौरी शंकर गलत रास्ता चुन लेता है। गौरी शंकर कहीं ना कहीं से कोई ऐसे पदार्थ का इंतजाम कर लेता है जो कि काफी जहरीला होता है और जहरीला पदार्थ को लेकर तकरीबन 27 अगस्त 2025 के शाम के समय अपने घर पर आ जाता है। अब गौरी शंकर घर पर आकर अपनी पत्नी मीना देवी को कहने लगता है कि जल्दी से जल्दी हमारे लिए खाना तैयार कर दो, आज बहुत ज्यादा भूख लगी है। मीना देवी अपने पति को आज काफी खुश देख रही थी। वह देखती है कि उसके चेहरे पर आज थोड़ी सी मुस्कान होती है, लेकिन वो मुस्कान झूठी होती है। अब मीना पूरे परिवार के लिए खाना तैयार करती है और दूसरे कमरे में गौरी शंकर बैठकर
पहले दरवाजा बंद कर लेता है और फिर बैठकर कुछ लिखना शुरू कर देता है। वह एक कागज पर पूरी 15 से 20 लाइनें लिख देता है। ये लिखने के बाद गौरीशंकर उस कागज को वहीं पर संभाल कर रख देता है और फिर अपनी पत्नी को हंसते मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। और इस तरह से अब मीना को कहा जाता है कि आज मैं सभी के लिए खाना मैं देने वाला हूँ। और इस तरह से अब मीना को वह अपनी बेटियों के पास भेज देता है और वहां पर जो गौरीशंकर होता है अपने पूरे परिवार के लिए खाना परोसना शुरू कर देता है। अब जैसी मीना उसके पास से चली गई थी तो गौरीशंकर ने चुप्पे से पूरे खाने के अंदर वो जहरीला पदार्थ मिला दिया था। अब इस तरह से पूरा परिवार बैठकर उस खाने को खा लेता है और खाना खाने के बाद गौरीशंकर और उसकी पत्नी मीना देवी अलग से कमरे में लेट जाते हैं और दोनों की जो बेटियां होती हैं वो अलग से कमरे में लेट जाती है। अब जैसी सुबह होती है तो सुबह के समय पूरा परिवार मृत अवस्था में पाया जाता है और जैसे ही पूरा परिवार मृत अवस्था में पाया जाता है तो पड़ोसी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये गौरीशंकर के परिवार के साथ क्या हो गया है। अब इसके बाद पड़ोसियों में से एक पड़ोसी जिसका नाम जनक राम होता है नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है, मौके पर पुलिस को बुला लेता है। पुलिस अब घर में पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर 4 लाशें मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और इसके बाद चारों की लाशों को बरामद कर लिया जाता है। चारों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जैसे पोस्टमार्टम करवाया जाता है तो उसमें डॉक्टरों के द्वारा बताया जाता है कि पूरे परिवार ने मिलकर जहर खाया था। इस तरह से पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर पूरे परिवार ने जहर क्यों खाया था। पुलिस अब पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर देती है और जैसी पुलिस घर की तलाशी को ले रही होती है तो फिर वहां पर गौरीशंकर के हाथ से लिखा हुआ एक नोट भी मिल जाता है। उस नोट में गौरीशंकर ने अपने भाई आंसू के बारे में पूरी कहानी लिखी हुई थी और इसके बाद जब पुलिस गौरीशंकर के हाथों से लिखी हुई पूरी कहानी को सुनती है तो सारी बात पुलिस की समझ में आ जाती है और 2 दिन के बाद ही पुलिस अब कहीं ना कहीं से आंसू को भी गिरफ्तार कर लेती है। आंसू का जमकर पिटाई की जाती है और फिर उसके बाद उस पर कई धाराएं लगा दी जाती है और धाराएं लगाने के बाद उसको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर गौरीशंकर की जो 10-15 गायें मरी थी उसने लोन नहीं चुकाया था और लोन की वजह से यानी कर्ज की वजह से वो डिप्रेशन में आ जाता है और डिप्रेशन में आने के बाद वह खुद को भी खत्म कर लेता है और अपने पूरे परिवार को भी खत्म कर लेता है और इस तरह से गौरीशंकर का एक हंसता खेलता परिवार बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य है किसी का दिल दुखाना नहीं था बल्कि आपको सजग करना था, आपको जागरूक करना था। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।